आरोग्य जागृति। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ने की एक वजह ये है कि जो सिलेबस है, ठीक है, हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी सलाहियत अलग अलग है, इंटरेस्ट लाइकिंग अलग अलग है। देखिए, अगर आपकी जो सलाहियत है, इंटरेस्ट है, वो आपका नहीं है, आपका जो इनका नहीं है, इनका है, इनका नहीं, बराबर है। ये बचपन से भी है, तो इसको हमको रियलाइज करना चाहिए। और ये स्कूल में ये नहीं होता, सबको एक सिलेबस दे देते, तो उसको दो लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं। एक तो रेडीमेड सिलेबस, सबको वही, किसी को तंग होएगा, किसी को फिट लंबा होएगा, किसी को छोटा होएगा, और किसी को आएगा भी नहीं। ऐसे बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेलर मेड सिलेबस, ये कंसेप्ट है। टेलर मेड यानी जिसको जो फिट होता है वो हिसाब से दो। तो बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, पोटेंशियल्स क्या है, लाइकिंग क्या है, उसकी सलाहियत क्या है। देखिए, आपको मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। हम जब इक्वेलिटी की बात करते हैं, यहाँ भी आ जाओ, ये पॉइंट बहुत अहम है। इक्वेलिटी की जब बात करते हैं तो आदमी क्या समझता, हर जन एक जैसा है, आप इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है क्या सब इक्वल? कितने मानते इक्वल है सब? हाँ? नहीं, इक्वल है मानने वाले कितने सब? बस तो एक भी इक्वल नहीं। हर जैसा एक थंब इम्प्रेशन है ना, थंब इम्प्रेशन जैसा अलग का है, हर इंसान अलग है। अब सवाल है इक्वेलिटी हम कहाँ करना चाहिए। इक्वेलिटी हम इंसान बोल के सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, उसको बराबर रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसमें कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सब एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल, सबको रिस्पेक्ट। अब जब इक्वल सभी के रिस्पेक्ट देंगे तो उसके जो नीड्स है, ज़रूरत है, वो उसके हिसाब से पूरा करेंगे। देखो, बोले अच्छी याद है, मोटी मिसाल मैं हर एक को देता हूँ, आज आपको भी देता हूँ, ये इक्वलिटी के कंसेप्ट समझाने के लिए। देखिए, इसमें 74 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर एक किताब बन सकती है। अब इसमें हर पहलू है, ये जितने मैं बात की अच्छे एरिया सब है इसमें। अब यही किताब इसमें दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट कैसा करना ये बताती। अब इसी मॉडल पे इंशाल्लाह हम बाइबल, भगवद गीता, बुद्धिस्ट टीचिंग और जैनिज्म और सिख टीचिंग पे बुक बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी जल्दी, क्योंकि ये हमारे पास प्रैक्टिस में हम ला रहे हैं, हम पेशेंस को इस पे प्रमोट कर रहे हैं। और जहाँ तक किसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। बनस्बत ये तो ठीक है, दवा वगैरह का ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, और ये साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो दवाखाने सिर्फ आपका 25 to 30% काम करते हैं सीवियरिटी कम करने में, आपको मदद करने में। लेकिन ये जो सिस्टम चलना चाहिए, ये सिस्टम हर घर घर चल सकती है, उसमें हर इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, स्कूल से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो है, तो ये बेसिक चीज़ पे हमारा फोकस कराना है। तो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट यानी ये दो दो सिंपल चीज़ है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं करना, दूसरे का भलाई का सोचना, वो भलाई की इंसान का भलाई। अगर मैं समझो किसी को भी बोलो, किसी भी मदद का है, अगर भूखा है उसको खाना खिलाऊं, ये इंसानियत हो गई क्या नहीं? कोई किसी भी मदद का है, बीमार है उसको दवा दो, भलाई का काम है। कपड़े नहीं, कपड़े दो, या उसको कोई काम लगाने के लिए आप कोशिश करो। आपको आपसे हटके दूसरों के भलाई का सोचना पड़ेगा, ये आपके मेंटल हेल्थ को सुकून देता है हमारी बात। तो मेंटल हेल्थ बीमार होने के बाद इलाज होना एक अलग चीज़ है, मगर जैसा फिजिकल इलनेस, फिजिकल फिटनेस जैसा है कि आप फिजिकल फिटनेस बगैर बीमारी के भी आपको फिटनेस लगता है, बराबर है ना? तो बीमार होने के बाद इलाज कराते बीमारी का, यहाँ भी। तो मेंटल फिटनेस ये है कि आप बीमार होने से पहले तंदुरुस्त रहे और दूसरों को तंदुरुस्त के लिए प्रमोट करें। तो ये हमको पूरे सोसाइटी में प्रमोट करना है, ये मैं समझता हूँ मेन एम है। तो हम अलग अलग लेवल पे, और इसमें मीडिया का, और आजकल तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं अगर खोलूँगा तो मेरा दिमाग चकराएगा। तो मैंने उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसकी वजह भी है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब मैं कॉल भी बहुत से लोगों के उठाता नहीं, लोग कुछ नाराज़ भी होते, तो मैं जब फ्री रहा तो मैं कॉल उठाऊंगा, नहीं तो कॉल नहीं उठाता। क्योंकि जब तक तुम अपना टाइम का केयर नहीं करेंगे, तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं एक दो तीन पॉइंट पे आता हूँ। सबसे बड़ा हेल्थ के लिए जुड़ा हुआ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, नींद है। नींद, अब आप में से मैं पूछ रहा हूँ, आप कितने घंटे सोते रोज? हाँ? कब सोते और उठते कब?
सुबह 8 बजे, बराबर है। अभी सोसाइटी में अगर जाएंगे आप सुबह 7 बजे 8 बजे, कितने लोग घर में उछाल दिखेंगे आपको? सब 10 11 के बाद उठने वाले लोग। रात को 12 1 2 बजे तक जागने वाले कितने हो गए? देखिए, अब ये सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाला सिस्टम हो गया। क्यों मैं बताता हूँ, ये जो आपका क्रोनोलॉजिकल बायोरिदम जो है, रात में जो हार्मोन निकलते हैं अंधेरे में, वो नींद के हार्मोन्स है, स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन है। और अगर आप जागे रात में तो स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं और आपका नींद उड़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं। तो हमने दिन को रात, रात को दिन कर दिया, बराबर है ना। अभी लाइट पॉल्यूशन कितना है, आप लाइट पॉल्यूशन का लफ्ज सुने पहले? नहीं, ये जो पूरी लाइट है ये पॉल्यूशन है। ये इसमें लाइट जो है, हम नेचुरल लाइट को रोक दिए, हम बैठे आर्टिफिशियल लाइट में। सूरज की लाइट, चांद की लाइट, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी। अब मैं इसीलिए जो आपको अलग अलग आस्पेक्ट बोला ना, तो इंडिविजुअल से शुरू करो क्या, आखिर से शुरू करो। तो आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट। झाड़ दरख्त कितने कट कर दिए, प्लांटेशन कितना कम है, ऑक्सीजन हमारा कितना कम हो रहा, पॉल्यूटेड एयर हम कितनी ले रहे हैं, ये सब आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब कुछ चीज़ें तो यहाँ मजबूरन भी हो रही, कुछ मैं बोलने लगूंगा तो ये लोग मेरे से नाराज भी हो जाएंगे। अभी मैं बोल देता हूँ, मगर बोलना जरूरी भी इसलिए है। अब आप पानी पीते, पानी है ना, तो पानी क्या में पीते? हाँ, कौन से बॉटल रखे? प्लास्टिक। अब मैं कहूँ कि ये पानी आपके लिए नुकसानदेह है, कितने लोग मानते इसको? मानते कितने? सभी मानते। और पीते कितने? सभी पीते, बराबर है। तो हम समझ के भी नहीं करते, तो फिर मेंटल हेल्थ कहाँ से सुधरेगी? बात समझे। अब ये जो पानी है इसमें माइक्रो प्लास्टिक आता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक आज आपको ब्लड प्रेशर कर रहा, कैंसर कर रहा, डायबिटीज कर रहा, ये सबको मालूम है, और उसके बावजूद हम उसको रोकने के लिए तैयार नहीं। तो ये एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। अब मेरे लिए अगर मैं कोई ला के दिया कहीं भी प्लास्टिक में, मैं पीता नहीं, और मैं बोलता हूँ भी दूसरों, तो बोलते मजबूरी है हमारी, हम उसको नहीं कम कर सकते, लोग नहीं मानते। तो ये हर एक के दिमाग की सोच बनना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए जितनी नुकसानदेह है दूसरे के लिए भी नुकसानदेह है, तो हमको बचना और बचाना, ये दोनों भी जरूरी है। तो जितना आप बोलते जाएंगे, मगर ये बोलना एक दिन बोल के बात खत्म होने वाली नहीं। ये बात आपको आपके घर में, ऑफिस में, आपके काउंसिल के लोगों में भी अगर बोलने लगेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये पूरे कम्युनिटी मीडिया में पे कभी ये न्यूज़ कितने देखेंगे, कितने सुनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमें बहुत से वीडियो आते तो मैं उसको पॉज ऑन कर देता हूँ। तो उसकी वजह भी ये कि जिसका भी फ्लडिंग होते जा रही है ना, आदमी उससे बेजार हो जाता। तो आजकल ये सोशल मीडिया की भी फ्लडिंग हो गई, वो भी एक्सेस हो गया, तो इसलिए वो भी देखने वाले लोग बहुत कम हो गए, खाली पास ऑन करने वाले लोग हो गए या छोड़ देने वाले। तो हमको हर चीज़ के बारे में इसलिए सोचना जरूरी है कि हम कितना सही कर रहे, कितना गलत कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल पे सोचना। और जितना वो सही करेंगे उसकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी रहेंगी। अभी हो गया ख़त्म, मगर उसको हम हमारा पूरा दिल दिमाग लगा के उसमें कितने इन्वॉल्व होते, ये आपको सोचना जरूरी है, हर एक को सोचना जरूरी है। तो अब वजूहत क्या है, आप 20 साल से सुन रहे हैं, बराबर है ना। आज तक वो वजूहत को अपने कितना प्रमोट करें और कम करने के लिए कितनी कोशिश करें, ये मेरा सवाल है मीडिया से। देखिए, अब यहाँ तो ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये मेरे ज़्यादा अच्छा इन्होंने है शैतान। तो शैतान सबको भगा के झगड़े लगाता। अब ये जो पढ़ेगा कुरान मेरे साथ बोलूँ बस, कि उसमें मैं उसको बताऊंगा कि उसमें ज़्यादा क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पे फोकस है, और शैतान से कैसा बचना, शैतान की सोच से कैसा बचना, शैतान के अमल से कैसा बचना, ये दिया। अभी हिंदुइज्म भी लेंगे आप, तो दैत्य और दानव, तो दानव राक्षस, उससे कैसा बचना, उसके खिलाफ झगड़ा है। इंसान से झगड़ा नहीं है, मगर लोग यहाँ क्या हो रहा है, इंसान में झगड़ा लगा दे रहे और इंसान झगड़ रहे, ये एक फैक्टर है, एक टेंशन। अब दूसरी चीज, मोबाइल को मैं अक्सर बोलता हूँ ये शैतान से बड़ा शैतान है। शैतान से बड़ा क्यों बोलता हूँ, इसकी वजह क्या है? शैतान खाली तुम्हारे दिमाग में ख्याल डाल देता पूरा, ये तुमको खाली ख्याल नहीं डालता, वो एक्ट पे पूरा करा के लेता तुमसे, बराबर है ना, पूरा प्रैक्टिकल एक्ट करा के लेता। यहाँ शैतान कम से कम चॉइस छोड़ देता कि तुम इस पर सोचो, तुम्हारे लिए चॉइस है, तुम इससे बचो, मगर मोबाइल में पूरा करा था। आज बच्चे वही कर, यंग यूथ में वही हो रहा। तो इनको मोबाइल से बचाना, आपके पास मॉरल तरीका कोई नहीं है, आप सब तरीके समझा के देखो, इसकी कंपटीशन, उसकी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन। और अगर कोई बचा सकता ही आज, जहाँ तक मैं समझा, तो जो रिलीजियस टीचिंग्स है
वो ही काफी हद तक बचा सकते हैं। और आजकल हमारे पास रिलीजियस टेस्टिंग भी क्या है, लिमिटेड है, बंद है। रिलीजन को अगर मैं सवाल करूं आपसे, आप जो जो रिलीजन से भी रखते हैं, आप रिलीजियस बुक कितना समझ के कितना पढ़ते हैं, कितने हैं यहाँ? नहीं, क्योंकि हजारों साल से चलते आ रहा है ना। पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? कि हमने उसको, मगर मानने वाले तो सब है, बराबर है ना। रिलीजन को मानने वाले सब है, मगर पढ़ने वाले नहीं। तो मानना और पढ़ना और समझना और उस पर अमल करना, ये हमारा मोटो है। तो इस मोटो के अंदर हमने कई चीजें अब हम सामने ला रहे हैं। तो इस सेशन में तो अभी कुछ चीजें हैं, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली बता दूंगा कि पहला मेरा जो मिशन है इसमें कि मेंटल हेल्थ को रिलीजियस लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व, वो भी समझे इशू को क्या है। नहीं तो इसको क्या करते लोग, आप देखेंगे रिलीजियस लीडर कहने जाए आप तो क्या करते हो आमतौर पे, करनी है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, भूत लग गया, शैतान लग गया। हालांकि यहाँ कहीं किसी को नहीं लगता, ये सब बीमारी है और इसको समझना जरूरी है। हाँ, अंधभक्ति वो जो भी है उसमें अंधविश्वास है, वहाँ ये शब्द करेक्ट है, अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से बचाना और बचना दोनों जरूरी है। तो रियलिस्टिक अगर नॉलेज नहीं हो तो आप अंधविश्वास से बचेंगे। तो रियल नॉलेज के लिए हमने एक स्कूल मेंटल हेल्थ का मैं प्रोजेक्ट लिया हूँ हाथ में, उसमें भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन विथ मेजर रिलीजियस के स्कूल के सिलेबस में इंटीग्रेट करना। हमने उसका कुछ सिलेबस बनाए भी है, मगर उसमें बड़ा टास्क ये है टीचर्स को ट्रेन करने। तो कुछ चैप्टर्स भी हमने तैयार किए और इसमें हमारा जो मकसद है, इसमें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों हो लोग, और मेजर टीचिंग्स हर रिलीजन के वो समझे। इसमें एक थेरेपी का भी मॉडल मैं दिया। यहाँ पे है क्या होगा, RBT इंटीग्रेटिंग मेजर रिलीजियस टीचिंग वाली, REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें हमने गाइडलाइंस दिए। मेजर रिलीजियस टीचिंग यानी इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। ये लंबा हो रहा है क्या बात? नहीं, शॉर्ट में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में आप सुन लेते हो, शॉर्ट कुछ खत्म कर देते। अरे चीजों का निचोड़ बता दीजिए। निचोड़ से कुछ होने वाला नहीं, आप वो निचोड़ को निचोड़ना पड़ेगा पूरे लेवल से, तो वो दिमाग हर एक के दिमाग को जब तक न निचोड़ेंगे ये मन में होने वाला नहीं। आदमी बोलता है एक शॉर्टकट, हाँ ये सब ये शॉर्टकट वाला मसला नहीं है, ये हेल्थ वाला मसला है, कि टाइम देने वाला है। वो दोनों भी लोग, एक मिनट, वो मेंटल हेल्थ का कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हों। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।